अपने टाइम से नहीं डाले ना तो देखना फिर प्रसाद भी मिल जाएगा दोबारा। ठीक है, सर टाइम मैं से डाल जरूर दूंगा, डाल पिछली देना। बार वाली क्लासेस का नहीं पड़ा सर, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। नहीं ठीक सर, है। जो इस पूरी और क्लास सर टीचर है उनका अलग रिकॉर्ड ग्रुप बना करने। लेना। दीपक सर, हाँ जी। सर हमारा ग्रुप अलग है, प्लीज मेरे को भी दे दो परमिशन। अरे भाई, अच्छा तुम्हारा ग्रुप उसमें एडिट नहीं हो गया? तुम 230 वाले में? नहीं नहीं सर। सर, उसमें नहीं आ रहे थे। ठीक है, लो तुम्हें भी परमिशन दे रहा हूँ, तुम ग्रुप में डाल देना। सर हमें भी ऐड करा देना ग्रुप में। ठीक है, ओके। Recording in progress. ओके, तो पहले आरडीबीएमएस का तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए। आरडीबीएमएस होता क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, डेटा वो पर्टिकुलर सर डेटा मेरे को भी जिसको प्रोवाइड कर दिया रिकॉर्डिंग परमिशन। रिकॉर्डिंग परमिशन ऑलरेडी तुम ग्रुप में एडेड हो ना इस वाले में? ये सर 230 वाले में मैं नहीं हूँ सर, दैट्स व्हाई। तो उसमें उसके लिए सर मैं करंट कर दूंगा फॉरवर्ड ग्रुप पे। रन कर रहे हैं ना रिकॉर्ड, फिर उसके लिए ओके ओके ओके। ओके वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, ओके। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है? डेटा तुम्हारा रिलेशंस के फॉर्मेट में होता है। मतलब एक अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर्ड डेटा की, मतलब डेटा को अगर तुम रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर दो तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो था वो 1970s में आया था। ठीक है, 1970s में किसी डेटा को किस तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में रखा जाए सो दैट कि किसी भी टाइम पे उसको किसी भी क्वेरी के थ्रू इंस्टेंट एक तरीके से यूज किया जा सके, या उसमें कुछ रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जा सके, मतलब कुछ भी उसमें चेंजेस या मैनिपुलेशन कर ले हो। तो तुम्हारा जो ये कॉन्सेप्ट था आरडीबीएमएस का, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, इसको तुम्हारा इन्वेंट किया था। ठीक है, आईबीएम के किसी नॉन साइंटिस्ट थे, उसने किया था। ठीक है, उन्होंने 1970s में ये आइडिया डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, पूरा ये लॉजिकल स्ट्रक्चर बना दिया। ऑल दो डेटा आपका इन मैग्नेटिक टेप्स या हार्ड ड्राइव में ही सेव होता है, बट उसको लॉजिकल स्ट्रक्चर वे में रखने के लिए आरडीबीएमएस आपका हो गया। उन्होंने आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट दिया। तो आरडीबीएस में बीएमएस में पूरा डिफाइन किया कि हाँ भी कैसे कैसे क्या स्कीमा होगा। उसमें ये था कि जो हमारे पास एक सर्वर होगा, उस सर्वर के अंदर हम क्या करेंगे, सर्वर हमारा कनेक्टेड होगा हमारे किसी स्टोरेज से। स्टोरेज मतलब फिजिकल स्टोरेज। ओके, और उसके थ्रू हम डेटा को क्या करेंगे, उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे। तो सर्वर के अंदर आपके लॉट्स ऑफ डेटाबेसेस होंगे, और डेटाबेसेस के अंदर लॉट्स ऑफ टेबल्स होंगी, और टेबल्स में डेटा होगा तुम्हारा फील्ड्स और रोज के फॉर्मेट में, जैसे कि एक्सेल फाइल होती है ना, उस तरीके से डेटा तुम्हारा वहां पे स्टोर होगा। अब उस डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे उसमें कुछ नया डेटाबेस वगैरह कुछ डालना हो, नए रिकॉर्ड्स डालना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, मैन्युपुलेट करना हो, सारी चीजें चेंजेस करने के लिए जो लैंग्वेज इन्वेंट की वो क्या थी, एसक्यूएल। ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको काफी सारे वेंडर्स ने फॉलो किया, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, आईबीएम हो गया, या फिर आपका पोस्ट ग्रे एडमिन हो गया, और भी होते हैं ना आपके बहुत सारे। मतलब आपके पास अगर आप गूगल से सर्च भी करोगे ना तो लिस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास काफी सारे आ जाएंगे। तो ये सभी क्या है, वेंडर्स हैं जो 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 एक तरीके से अपना स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को रखते हैं। और सभी वेंडर्स को फॉलो कर, क्या फॉलो करता है तुम्हारा, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बेसिस से ही इन वेंडर्स में जो डेटा होता है उनसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो अलग अलग वेंडर के लिए अलग अलग कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, वो एसक्यूएल सभी में ही फॉलो करती है। थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी वेंडर टू वेंडर चेंज हो जाती है, किसी में कुछ एक दो फंक्शंस वेंडर में एसक्यूएल के ऐड ऑन हो जाते हैं, किसी में ड्रॉप हो जाते हैं। ओके, तो मेन काम तुम्हारा एसक्यूएल का क्या है फिलहाल? इट इज ए डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन फॉर रिट्रीवल मैनेजमेंट ऑफ द डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस। ओके, इसका जो एप्लीकेशंस है वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या करता है? इट अलाउ यूजर टू एक्सेस द डेटा, डेटा को एक्सेस करना। सर डेटा मेरे को को भी परमिशन दे दीजिए, आपने परमिशन नहीं दी। किसकी परमिशन भाई, किसको चाहिए परमिशन? श्रेयांश? हाँ जी सर। एक मिनट, होगी परमिशन, ले लो। सर मुझे तो सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहिए, इनसे बोलो कि रिकॉर्डिंग डाल दे बस।
नहीं, हमने इस बार आशीष को वो काम नहीं दिया, डोंट वरी। कमल इसको क्या नाम है, करण डाल देगा, करण डाल देगा। अरे सॉरी लेकिन भाई सॉरी सारे से काम नहीं चलेगा, टॉफी टाफी दे दिया कर। ओके तो ये क्या करता है एप्लीकेशंस में, ये मेनली आपका मतलब सिर्फ डेटा ही रिट्रीवल नहीं, डेटा पे कंट्रोल भी करना है। जैसे कि लेट सपोज किस पर्टिकुलर डेटा को कौन यूजर एक्सेस कर सकता है, कौन यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, किसी पर्टिकुलर यूजर को क्या क्या परमिशंस है, क्या क्या राइट्स है, एवरीथिंग। ठीक है, ट्रांजेक्शंस पे भी कंट्रोल करता है। बट हम इन जनरल जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका डीडीएल एंड डीएमएल। बेसिकली डीडीएल होता है, डीएमएल होता है, टीसीएल होता है, डीसीएल होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल होता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हम ट्रांजेक्शंस वगैरह का जो पार्ट होता है वो तो तुम्हारा एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें कंकरेंसी टाइम वगैरह, स्टैम्प कंट्रोल, बहुत सी चीजें होती है। ठीक है, तो अपने आप में भी एसक्यूएल भी एक काफी बड़ा मतलब फील्ड है, मतलब लिमिटेड ही मान लो। वैसे तो क्वेरीज ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड है, हमें बस क्या आना चाहिए, हमें यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम एसक्यूएल की को यूज करोगे एक तरीके से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, एक एसक्यूएल सर्वर। तो दैट मीन हमें क्या करना होगा, हमें पहले इसको डाउनलोड करना होगा। इसका काइंड ऑफ बोल सकते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे जो वेंडर मैं ऑप्ट करूंगा दैट इज माई एसक्यूएल। तो आप माई एसक्यूएल को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना। कैसे करोगे, माई एसक्यूएल कम्युनिटी इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेना और उसमें जो स्टेप्स होंगे ना उनको फॉलो करा देना। अभी तो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बट आपको मैं रेफरेंस बता देता हूँ। MySQL कम्युनिटी इंस्टॉलर, ये dev.mysql.com से है। कम्युनिटी सर्वर नहीं, कम्युनिटी इंस्टॉलर, मेक श्योर। ये देखो पूरा प्रॉपर आपका MSI इंस्टॉलर आ जाएगा 439 MB का जिसका सेटअप है। इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद फिर इसके मतलब इसमें सिलेक्टेड एप्लीकेशंस उठा लेना। जैसे इसमें पूरा कम्युनिटी में सब कुछ होता है, तो तुम्हें एक तो वर्कबेंच चाहिए, एक सर्वर चाहिए, एक सैंपल्स चाहिए कुछ, बस उनको तुम्हें करना है कस्टमाइज वे में। ठीक है सर ये MySQL ओरेकल का है? अभी ओरेकल का परचेज है। अच्छा हाँ, और इसमें सेकंड ये देखो ओरेकल से अब इसका हो गया ना कोलैबोरेशन, पहले नहीं था, पहले बाद में था। मतलब जो स्टार्टिंग में ओरेकल वो था जो नॉन साइंटिस्ट ने जो था ना बनाया था IBM में, तब था, तब MySQL और ओरेकल अलग अलग था। अभी शायद ये ओरेकल के साथ ही है, क्योंकि ओरेकल ने इसको परचेज किया। ओरेकल लिखा रखा ना कॉपीराइटेड। और Windows 64 बिट के लिए करने के लिए कैसे करेंगे? 32 बिट है। कोई दिक्कत नहीं, 32 तो 64 पे भी काम करेगा, चलेगा। हाँ, कोई अगर वो होता हो कि यहाँ पे तुम्हारे पास 32 बिट है तब 64 की दिक्कत आती। सर बस सेकंड वाला करना है ना, फर्स्ट वाला नहीं करना? नहीं नहीं, हाँ सेकंड वाला करना है, 439 MB का सेटअप। ओके, मतलब देखो अभी MySQL जो है ना, सिर्फ इसका MySQL वर्कबेंच ही नहीं है, और भी होते हैं। जैसे PHP MyAdmin हो गया, टॉड, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो MySQL सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उनमें से MySQL वर्कबेंच एक अलग है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। कुछ लोग XAMPP एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें MySQL के लिए जो है वो है PHP MyAdmin। PHP MyAdmin का भी एक तुम्हारा पार्ट है। जैसे अभी पहली क्लास में सुनील कुमार जी वो एक्चुअली जो है वो उन्होंने ओरेकल इंस्टॉल कर रखा है, तो उसमें प्रैक्टिस कर सकता हूं मैं ओरेकल में, ये चल जाएगा ना? 90% चलेगा, कुछ 10% ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेरीज ओरेकल सपोर्ट ना करे जो MySQL सपोर्ट करता है, या फिर ओरेकल में चल गई थी यहाँ पे ना करे। 90% सिमिलर है। 90% 90 क्यों 95 मान के चलो, 95% सब कुछ सिमिलर है, तो चल जाएगा। अब चाहे तुम उसके लिए कोई और वेंडर यूज करो, पोस्ट गिरी करो, चाहे कुछ भी करो, चल जाएगा। ओके, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मेरे पास देखो वर्कबेंच का ऑप्शन तो यहाँ पे आता है, MySQL वर्कबेंच। अभी मेरे लोकल सिस्टम पे ही इसने अपना सर्वर क्रिएट कर लिया है, और जो सर्वर है मेरा उसका IP एड्रेस और पोर्ट नंबर ये दिया हुआ है, लोकल पे ही है फिलहाल, और ये सर्विस मेरी एक्टिव स्टेट पे है राइट नाउ। अब ये जैसे मेरा हो गया इसका GUI MySQL वर्कबेंच का, यहाँ पे मैं क्वेरीज लिखूंगा, क्वेरीज लिख के उनको रन कराऊंगा, तो उस क्वेरीज के अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट है मेरा वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है,
अभी उन क्वायरीज पे आते हैं, पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल। और माई सीक्वल इंस्टॉल करने के बाद सर्वर को मैं डायरेक्टली कमांड लाइन से भी इंटरेक्ट करा सकता हूँ। जैसे पासवर्ड पूछ रहा है पहले, जो भी पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाल दो, अब यहाँ से भी मैं अपने क्वायरीज लिख के उसको रन करा सकता हूँ। जैसे मुझे डेटाबेसेस देखने मेरे पास, तो शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस की जैसे लिस्ट आ गई। तो कमांड लाइन से इतना अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं आता है, वर्क बेंच पे अच्छा यूजर इंटरफेस आता है। दैट्स व्हाई वर्क बेंच को एज एन एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल सर ये किया। आपने वैसे इंस्टॉल करवाया था पहले जब पाइथन कर रहे थे? हाँ हाँ, माई सीक्वल मैंने इंस्टॉल करा दिया, वो काफी हम्म। स्टूडेंट का तो करा रखा ऑलरेडी। ये सर कराया हुआ था। ओके, इसका जो आर्किटेक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है, वो लिखते हो तुम, उसकी सोर्स फाइल होती है ना, वो सोर्स फाइल कन्वर्ट होती है इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि कैसे कैसे उस कोड को वो पार्स करते हैं। सिमिलर वे में जो आपकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो भी आप एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे, एट द लास्ट वो आपके फिजिकल डेटाबेस पे इंपैक्ट करेगी कि भाई कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, डिलीट करना है। तो उससे पहले के स्टेप आ जाते हैं कि भाई लैंग्वेज पहले क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर में गई, जो जो उसको ऑप्टिमाइजर मतलब जिन जिन फंक्शनैलिटी की जरूरत थी वो सब मिला। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंजन के अंदर गई, वहां पे जाने के बाद फिर उसने इम्पैक्ट किस पे किया, तुम्हारे फिजिकल स्टोरेज डेटाबेस पे किया। ओके, और ऊपर ऊपर का जितना भी है तुम्हारा लॉजिकल स्कीमा हो जाता है, और ये फिजिकल डेटाबेस तुम्हारा क्या हो जाता है, फिजिकल स्कीमा। ओके, अब मेन जो तुम पढ़ोगे एसक्यूएल में वो क्या पढ़ोगे, डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जैसे क्वायरीज है, देखो यहाँ पे क्वायरीज तुम्हारे चलेंगी। क्वायरीज मतलब तुम एक सिंगल स्टेटमेंट मान सकते हो, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड क्वायरी। तो क्वायरी जो भी होती है एसक्यूएल में जब तुम लिखते हो, इट ऑलवेज स्टार्ट विद ए कमांड। एक कमांड के साथ स्टार्ट होते हैं और एंड किस पे करती है, सेमीकोलन। सेमीकोलन ही ये बताता है कि ये क्वायरी मेरी यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है। ओके, तो कोई भी आपकी क्वायरी हो स्टार्ट होगी वो एक कमांड से। तो कमांड में जैसे डीडीएल कमांड हो गई, क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड ऐसे, या फिर डीएमएल हो गई मैनिपुलेशन वाली, जिसमें तुम्हारा इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट इन कमांड से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डीडीएल में बताया कि जब तुम डेटा को डिफाइन करते हो तो डीडीएल यूज करते हैं। तो उसमें जैसे क्रिएट कमांड हो गई, क्रिएट कमांड क्या करेगी, क्रिएट करेगी कोई नई टेबल। क्रिएट का काम ऑलवेज कुछ क्रिएट करना होता है, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, व्यूज, प्रोसीजर, जो भी चीज तुम क्रिएट कराना चाहते हो क्रिएट कमांड के थ्रू होगा। ओके, ऐसे ऑल्टर हो गया, ऑल्टर होता फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल, मतलब स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑल्टर यूज होता है, डेटा में नहीं। डेटा में मॉडिफिकेशन के लिए अपडेट यूज होता है। स्ट्रक्चर जो होती है, जिस स्ट्रक्चर में हमारा डेटा स्टोर होगा उसमें मॉडिफिकेशन के लिए आपका ऑल्टर यूज होगा। एंड ड्रॉप कब यूज होता है, जब स्ट्रक्चर को ड्रॉप करना हो, स्ट्रक्चर को हटाना हो, स्ट्रक्चर को काइंड ऑफ डिलीट करना हो। रिकॉर्ड्स या फिर जो डेटा है उनको डिलीट करने के लिए ड्रॉप नहीं होता, उनके लिए डिलीट यूज होता है। स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करनी हो तो क्रिएट, ऑल्टर मोड फॉर मॉडिफिकेशन एंड ड्रॉप फॉर डिलीट। ओके, ऐसी तुम्हारी डीएमएल हो गई। इंसर्ट, सॉरी सिलेक्ट, सिलेक्ट का काम होता है रिट्रीवल का। जब भी तुम डेटा को रिट्रीव करोगे फ्रॉम योर डेटाबेस, मतलब फ्रॉम योर डेटाबेस, तो उस टाइम पे तुम्हारी क्या यूज होगी, क्वेरी सिलेक्ट। ऐसे ही इंसर्ट का काम होगा, कोई सैंपल्स को इंसर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने, रिकॉर्ड मतलब नंबर ऑफ रोज। ओके, अपडेट होगा किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। एंड डिलीट होगा आपका ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को या सिंगल रिकॉर्ड को किसी को डिलीट करना। तो मेनली क्रड ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, यही फॉलो होते हैं। ये हर फील्ड में यूज होते हैं, चाहे तुम अपना डेटा एनालिटिक्स में लेके चले जाओ, वहां पे भी डेटा अगर तुम्हारा डेटाबेसेस में पड़ा है तो उसे डील करने के लिए एसक्यूएल आना चाहिए। या फिर अगर तुम डेवलपमेंट डोमेन में हो कि भाई तुम्हें जैसे वेब डेवलपमेंट करनी है कुछ भी, तो वेब का डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, वेब से डेटा, मतलब वेब का भी तो खुद का डेटा होता है ना, क्लाइंट जो वेब को चलाएगा वेबसाइट का, तो वो कैसे किस डेटाबेसेस में रखा जाएगा, तो जो हर जगह यूज होता है। आरडीबीएमएस हर जगह यूज होता है। मोंगोडीबी इज अ डिफरेंट थिंग, वो नो सीक्वल फॉलो करता है, ये तुम्हारा आरडीबीएमएस फॉलो करता है, उसमें स्ट्रक्चर अलग है। इसको मैं बताऊंगा तो ये मोंगोडीबी के लिए फॉलो नहीं होगा। मोंगोडीबी इज
अनदर थिंग। ओके, उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होती जो स्कीमा में बता रहा हूं। तो इन ओवरऑल हम क्या करेंगे, लेट सपोज आप कोई भी क्लाइंट होगे और आपका जो डेटाबेस है, और ये मान के चलो किसी रिमोट लोकेशन पे या आपके लोकल सिस्टम पे ही मान लो, ये आपका पूरा सर्वर है। जैसे लेट सपोज इट इज माई एसक्यूएल सर्वर। ओके, और ये हो आप क्लाइंट। अब सर्वर के अंदर मतलब काइंड ऑफ मान सकते हो क्या क्या होगा तुम्हारा, लॉजिकल अगर देखा जाए तो इट इज कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। इसमें मल्टीपल डेटाबेसेस होंगे आपके, सेपरेट सेपरेट, और उन डेटाबेसेस के अंदर क्या होंगी, टेबल्स। और उन टेबल के अंदर क्या होंगे आपके रिकॉर्ड्स, मतलब डेटा। ओके, और यहां से यूजर क्या करेगा, यूजर को जब भी कुछ इंटरेक्शन करना होगा, इंटरेक्शन मतलब मेन ऑन मेन थ्रेड ऑपरेशन, तो यूजर इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाके वहां से डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है और उसी का रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंगली उसको मिलता भी रहेगा। मतलब यहाँ पर अभी मैंने जैसे ये क्वेरी ओपन की हुई है, तो राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन द सर्वर। यहाँ पे जो भी लिखूंगा सर्वर पे हिट करेगी। अभी वो सर्वर है कहाँ पे, माई सिक्वल जैसे इंस्टॉल किया था, तो माई सिक्वल की एप्लीकेशन जैसे मेरा सिस्टम स्टार्ट होता है वो एज ए सर्विस करके स्टार्ट हो जाती है। यू कैन चेक देयर, लिख रहा माई सिक्वल 80, ये सर्विस मेरे रनिंग स्टेट पे है। तो मतलब इसको एक लोकल होस्ट जो कि आईपी एड्रेस हो गया, लोकल आईपी पता है ना क्या होता है, लोकल आईपी एड्रेस क्या होता है, सिस्टम का लोकल आईपी एड्रेस 127.0.0.1। ओके, और इसने जो पोर्ट ऑक्यूपाई कर रखा है वो 3306 पोर्ट नंबर। लोकल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना लोकल होस्ट, वो होता है उसका आईपी एड्रेस क्या होता है तुम्हारा, ये होता है 127.0.0.1। ओके, डेटाबेस क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। टेबल्स क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रोज कॉलम। टेबल के अंदर बेसिकली आपके क्या होते हैं, एक तो होता है फील्ड, the data in the RDBMS is stored in the database object which is what we call tables, or we can say entities. Okay, the table is basically collection of related data entries and it is consist numerous of columns and row, बहुत सारे रो और कॉलम। कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कॉलम के नाम को फील्ड। जैसे मेरे पास एम्प्लॉइज का डेटा है एक टेबल में, तो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एज, ये सब क्या होंगे उसके फील्ड्स। और उनके अंदर जो डेटा डलेगा वो हर एम्प्लॉय का डिफरेंट डिफरेंट डलेगा। ठीक है, तो फील्ड क्या होते हैं, हर तरीके से जैसे किसने बताया कि जितने भी एंटिटीज में हम इनको ब्रोक करके रखते हैं टेबल को, उनको ये हम क्या बोलते हैं, फील्ड। तो फील्ड इज ए कॉलम इन ए टेबल दैट इज डिजाइन्ड टू मेंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, रोज भी बोल सकते हैं हम, रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड को हम रोज भी बोल सकते हैं, सैंपल भी बोल सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से जैसे एम्प्लॉय टेबल है तो उसके अंदर किसी कस्टमर की पूरी डिटेल, वो एक रो जो है वो एक सिंगल रिकॉर्ड है फॉर ए सिंगल एम्प्लॉय। नल क्या होता है, नल जीरो नहीं होता, यही तो गलती मत करो। जीरो भी एक वैल्यू है, नल मतलब ब्लैंक, नथिंग।
ओके, जीरो तो एक नंबर हो गया ना, वो भी तो एक वैल्यू हो गई। तो नल वैल्यू इन ए टेबल इज द वैल्यू इन ए फील्ड दैट अपीयर्स टू बी ब्लैंक। ठीक है, तो अगर मान के चलो तुम्हारी टेबल में कहीं पे नल लिखा हुआ आता है, दैट मीन वहां पे क्या है, ब्लैंक वैल्यू। ठीक है, ओके। एसक्यूएल का जो सिंटेक्स है तुम्हारा वही है, मैंने बताया ना, कमांड से स्टार्ट होगा और एंड किस पे करेगा, सेमीकोलन पे। ठीक, मतलब बेसिक बेसिक आइडिया लग गया कि एसक्यूएल में होता क्या है। एसक्यूएल तो लैंग्वेज हो गई, और ये जो वेंडर है इनमें जो लॉजिकल स्कीमा बना हुआ है हमारा, उसमें डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल है। अब एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेरीज को रन करा के देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ डेटाबेस ऑपरेशंस पे। ये सर्वर को मैंने जैसे एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी। लेट सपोज तुम भी एक क्वेरी को नोट डाउन कर लेना, क्वेरी लिखना जरूरी है क्योंकि याद रहेगा फिर तुम्हें। ठीक है, जैसे मैं डेटाबेस ऑपरेशंस की बात करता हूँ, डेटाबेस ऑपरेशंस, तो अगर मुझे लेट सपोज इन केस इफ आई वांट टू क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट, फिर मुझे लिखना होगा डेटाबेस जिनका कलर तुम्हारा ये ब्लू होता जा रहा है, दैट मीन वो प्री डिफाइंड है, उनमें चेंजेस नहीं करोगे तुम। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, देन नेम ऑफ योर डेटाबेस, जिस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट डेटाबेस क्लास _5, सेमीकोलन लगाने के बाद इसी लाइन पे मैं अपने माउस का कर्सर रखता हूं और कंट्रोल एंटर दबा देता हूं। तो कंट्रोल एंटर दबाते ही देखो ग्रीन कलर का साइन आया, ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। मतलब इसने क्या करा, एक नया डेटाबेस ही क्रिएट कर चुके हैं जिसका नाम है क्लास _5। अब मुझे अगर इस डेटाबेस के अंदर आना है, क्योंकि मान लो मैं टेबल्स पे काम करूंगा, तो मुझे स्पेसिफाई करना होगा कि किस पर्टिकुलर डेटाबेस की किस टेबल पे तुम काम करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे डेटाबेस क्रिएट कर दिया क्लास 5 के नाम पे। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर आना है, तो मुझे लिखना होगा यूज पे डेटाबेस का नाम। अब सिर्फ इसी लाइन पे मैं कर्सर रख के कंट्रोल एंटर दबा रहा हूं, तो यही क्वेरी चलेगी। अगर मैंने सारा रन करा दिया होता ना यहाँ से, तो ये दोबारा चलता और ये एरर थ्रो कर देता, बोल देता कि ये डेटाबेस तो ऑलरेडी बन चुका है, दोबारा क्यों चला रहे हो। लेकिन कर्सर मैंने अभी इसी लाइन पे रखा है, तो दैट मीन मैंने कंट्रोल और एंटर जब दबाया तो ये क्वेरी भी मेरी एग्जीक्यूट हो गई। तो एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब कि तुम अब इस डेटाबेस के अंदर आ चुके हो। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को तुम्हें डिलीट करना है, तो तुम उसके लिए क्या करोगे, ड्रॉप डेटाबेस द नेम ऑफ योर डेटाबेस। जैसे मैंने क्लास 5 को ड्रॉप कर दिया, कंट्रोल एंटर, ये देखो ड्रॉप हो गया। ओके, डेटाबेस परमानेंट ग्रुप हो गया। अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पास डेटाबेसेस की कौन कौन सी लिस्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, शो डेटाबेसेस। इसी को मैंने कंट्रोल एंटर किया, क्वेरी एग्जीक्यूट, और साथ साथ में मेरा रिजल्ट आ गया। ये सभी मेरे पास डेटाबेसेस की लिस्ट है, जो कुछ पहले के प्री डिफाइंड थी और कुछ मैंने यहाँ पे क्रिएट की। डेटाबेस में स्पेस भी कितनी स्पेस चाहिए होगी, वो भी तो मेंशन होता होगा। कहाँ पर, जैसे क्रिएट डेटाबेस करते हैं, उसमें मेमोरी एलोकेट करनी होगी, स्टोरेज कितने टेबल्स हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं होती आपको। अच्छा। वो तो क्या होता है कि कितना स्टोरेज कब करना हो, तो हम डेटा टाइप पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं।
जैसे जब तुम टेबल बनाओगे ना तो उसमें लिखोगे भाई ये फील्ड इस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, तो उसी टाइप का डेटा टाइप दिया जाता है और वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली मेमोरी होती है। जैसे कोई नंबर फील्ड अगर तुम लेते हो इंटीजर, तो उसको 4 बाइट का मिलता है स्पेस एक वैल्यू को लिखने के लिए, मतलब एक वैल्यू को उसमें स्टोर करने के लिए। लेकिन वैल्यू अगर तुम्हारी एक्सट्रीम लार्ज हो वहां पे फिर बिग इंट भी लेना पड़ता है। ऐसे उनका नाम होता है डेटा टाइप्स, दैट जो हम फॉलो करते हैं। हर लैंग्वेज में कॉमन ही होते हैं, बट जो एसक्यूएल में डेटा टाइप होंगे, जैसे एक होगा तुम्हारा डेट टाइम फील्ड। जैसे अब आते हैं जैसे क्रिएट क्वेरी पे। अब सर ये तो हो प्लीज गया। अलाउ फॉर रिकॉर्ड। एक मिनट एक सर मिनट रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। एक मिनट। Recording in progress. अब जैसे लेट सपोज तुमने एक डेटाबेस क्रिएट किया अपना, क्रिएट डेटाबेस क्लास 5, ठीक है। उसको यूज भी कर लिया अब आपने, ठीक है, रन करा दी क्वेरी। अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ डेटाबेस के अंदर। अब मुझे इसमें चेक करना है कि भाई टेबल्स मेरे पास कितनी है। इसमें तो एक भी टेबल नहीं है, तो टेबल्स को चेक करने के लिए शो टेबल्स, इसमें कोई भी टेबल्स नहीं है अभी, ठीक है। अब टेबल अगर तुम्हें क्रिएट करनी है तो कैसे करोगे? क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, जैसे आपने लिखा एम्प्लॉय, फिर ब्रैकेट लगा के उनमें स्पेसिफाई करना है कि एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे। जैसे एम्प्लॉय टेबल में आई वांट एक तो आईडी हो, आईडी नाम का फील्ड बने, ठीक। उसके अंदर जो डेटा जाएगा वो इंटीजर जाएगा, नंबर वैल्यू, कॉमा, उसमें फिर एक नेम फील्ड बने, और उसके अंदर जो डेटा जाएगा वो कैरेक्टर। कैरेक्टर में मैक्सिमम लेंथ दे देना, वो जरूरी है कि भाई आपको मैक्सिमम लेंथ 30 कैरेक्टर्स तक। नेम के अंदर लेट सपोज एज, एज में अगर डेसिमल वैल्यू होती तो मैं क्या लिखता? फ्लोट। एज के बाद लेट सपोज एड्रेस ले लेते हैं, ADDR, उसका डेटा टाइप क्या हो? कैर। सेमीकोलन लगाया तो क्वेरी अच्छे से देखो, क्रिएट टेबल, ये तो फिक्स्ड है। फिर उसके बाद टेबल का नाम जो भी तुम देना चाहो, ब्रैकेट लगाकर उनमें जो जो फील्ड आप देना चाहते हो उन सबको स्पेसिफाई कर दो, ठीक। तो टोटल इसमें 4 फील्ड है, 1 2 3 4। कंट्रोल एंटर किया तो एक टेबल मेरी बन चुकी है इस डेटाबेस के अंदर। मतलब मैं शो टेबल्स पे अब रन कराता हूं तो देखो मेरे को टेबल दिख जाएगी कि एक इसके अंदर एम्प्लॉय नाम की टेबल है। इस टेबल के बारे में डिस्क्रिप्शंस मुझे चेक करना है तो उसके लिए DESC, डिस्क्राइब, उसके बाद टेबल का नाम, जैसे एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय टेबल के बारे में इसने डिस्क्रिप्शंस दे दिए। ओके,
इसके अंदर कौन कौन सा डेटा होगा वो मुझे अगर चेक करना है, मतलब कि डेटा को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए सिलेक्ट क्वेरी होती है। सिलेक्ट स्टार अगर मैंने लगा दिया फॉर ईच फील्ड, मतलब सारे के सारे फील्ड की वैल्यू गेट करे फ्रॉम टेबल, तो एम्प्लॉय जो है मेरी टेबल हो गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कंट्रोल एंटर, तो देखो इसने एम्प्टी दिखाया कि इसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं, सिर्फ टेबल की स्ट्रक्चर बनी है ना, अभी कोई डेटा तो इसके अंदर है नहीं, तो दैट्स व्हाई एम्प्टी टेबल दिखा रहा है आपको। ओके, मैंने लिखा था सिलेक्ट एवरी फील्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो हर फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाए, मतलब जितना भी डेटा था वो सारा फैच होके आ जाता, बट इसमें था ही नहीं डेटा, क्योंकि ये टेबल जस्ट क्रिएट किया ना, इसमें कोई डेटा वगैरह डाला थोड़ी ना अभी। ओके, सर इससे पहले पहले वाले से क्या है ये सर, DESC वाले से? टेबल के बारे में डिस्क्रिप्शन, टेबल अच्छा, के ओके बारे में ये ओके देखो, ओके। जैसे इस टेबल का डिस्क्रिप्शन है कि इसमें ओके ये ओके नाम की फील्ड है, उनका डेटा टाइप ये है, उनमें नल वैल्यू आ सकती है, की कौन सी है, डिफॉल्ट लगी हुई है, ये श्योर इंफॉर्मेशन। श्योर ओके। ओके, एंड सर जैसे एड्रेस में हमें चाहिए कि नंबर भी इंक्लूड हो, सो कोई दिक्कत नहीं, नंबर डाल सकते हो ना, वो सभी उसी का पार्ट बन जाता है, स्ट्रिंग का ही पार्ट बन जाता है वो, हाँ 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 ओके तो ओके यस सभी यस स्ट्रिंग यस। के अंदर पैक होके आ जाता है। हाँ वही काम कर देना जो मैंने बोला था, तुमने कोड को फिर सारा रन करा दिया, ये ऑलरेडी डेटाबेस तुम्हारा बन चुका है, अब तुमने जैसे मान लो रन सारा करा दिया, तो ये क्वेरी स्टार्टिंग से चलने स्टार्ट हुई, तो एरर आ गया कि भाई ये तो ऑलरेडी बना पड़ा है डेटाबेस। तुम ऐसे क्या करो, जैसे इस पे जो भी क्वेरी चला रहे हो उस क्वेरी पे क्लिक करो और फिर कंट्रोल एंटर दबाओ, अगर ये रन कराने का ऑप्शन दबा देना तो सभी को टॉप से लेके बॉटम तक रन कराएगा फिर ये। अब यहाँ पे तो एरर आ जाएगा, ये देखो मेरा भी एरर आ गया, क्योंकि टॉप से बॉटम से कराया ना कि भाई ये क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने इसको टॉप से बॉटम तक रन करा दिया। या तो इन सारी क्वेरीज को उठा के तब रन कराओ, नहीं तो किसी भी सिलेक्टेड क्वेरी को उठा के क्लिक करो, कंट्रोल एंटर। सर मतलब एक बार फिर से ये बताएंगे? जैसे अगर मैं लाइक यहाँ पर क्लिक करता हाँ हाँ तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट जो डेटा है वो रन हो जाता। हाँ ठीक है। तो ये जो क्वायरी है मेरी, बेसिकली ये मेरी क्वायरी भी कंप्लीट सारी रन होती है। तो मैं या तो क्या करूं, किसी भी क्वायरी को मुझे रन कराना है तो उसको या तो सिलेक्ट करूं, देन ये वाला बटन प्रेस करूं, अदरवाइज आई हैव ए शॉर्टकट की, माउस का कर्सर कहीं पे लेके जाओ एंड देन हिट कंट्रोल एंटर। तो सर एक साथ रन कराने में क्या प्रॉब्लम है लाइक? भाई अब ये बताओ, ऑलरेडी डेटाबेस बन चुका है ना तुम्हारा हाँ क्लास ठीक 5, है। हाँ तो हाँ। जब ये रन होगा स्टार्टिंग से तो ये क्वेरी दोबारा चलेगी। अब सेम नेम के दो डेटाबेस थोड़ी ना होंगे। अच्छा मतलब एक बार आपने पहले से ही करा रखा है हाँ, कंट्रोल ये एंटर? देखो ना, ये क्वेरी पहले से मेरी हिट है, ऑलरेडी यस बना यस हुआ है। यस। कंट्रोल एंटर, क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ तो पहले डेटाबेस सेलेक्ट करो ना, ये क्वेरी तुमने रन कराई, यूज और डेटाबेस का नाम लिखा था, तो रन तो कराओ उसको, लिखने से क्या होगा, उस पे क्लिक करके रन कराओ, अब फिर करो। तो तो सर एक बात बताइए, जैसे हम स्टार्टिंग से अगर लिखने लगे क्रिएट डेटाबेस क्लास Rupees अंडरस्कोर 5, 20 फिर उसके बाद received एंटर on करके अगले phone पे pay. चले जाए कि हम लास्ट तक चले हैं, फिर हम अगर रन करा रहे हैं तब तो हम्म, एरर नहीं आएगा ना सर? नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, वो एक एक वो तो क्वेरी इसलिए सीक्वेंस आया। में चला हाँ वो जाएगा। तो इसलिए आया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कंट्रोल एंटर कर दिया था, हाँ, फिर उसका हाँ ओवरऑल हम रन करा रहे हैं तो ओके। ओके, अभी जैसे मान के चलो ये इसको मैं हटा दूं, ये क्वेरी है मेरी इतनी, इनको एक साथ सारा रन करा दूंगा तो इस क्वेरी में एरर आ जाएगा, क्योंकि हाँ ऑलरेडी टेबल बनी हुई है ना। हम्म। जैसे एक बार मैं टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, टेबल मेरी डिलीट हो गई। हम्म। अब पहले तुम वो कर लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा यूज बस क्लास अंडरस्कोर 5। फाइव। अब देखो इसको मैं रन कराता हूँ,
कंप्लीट, तो ये मेरा सारा चलेगा। दो रिजल्ट आएंगे इसका, एक तो शो टेबल्स का आएगा और एक ये आएगा, नहीं 3 रिजल्ट आएंगे इसके। शो टेबल्स का भी रिजल्ट आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल्स भी आ जाएगा, और और यहाँ सारा एम्प्लॉयज का सिलेक्ट। ठीक बिल्कुल, ये देखो स्टार्टिंग से लास्ट तक रन करा दिया, सारा चल गई क्वेरी। पहला रिजल्ट आया शो टेबल्स में, कोई टेबल थी नहीं। फिर दूसरा रिजल्ट आया उसका डिस्क्रिप्शन, तीसरा रिजल्ट आया उसका अंदर का डेटा। यस ओके, आगे समझ में नहीं आया? स्क्रीन ही शो हो रही, क्या पूछ रहे हो? स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? एक बार नेटवर्क का देखो, आई थिंक तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो शो हो रही है सर। ओके सर, तुम्हारे एंड पे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी। सर रीजॉइन करने से भी सही हो जाता है। किसी ने सुना तो नहीं? चलो अभी टेबल तुम्हारी ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर लेट सपोज तुम्हें कुछ डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट की क्वेरी क्या होगी? दीपक सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है बोलो। सर। ये अभी आपने लास्ट में जो बताया था, ड्रॉप टेबल कर दिया था, उसके बाद आप यूज कर रहे हो तो टेबल तो ड्रॉप हो गया ना पूरा, फिर मुझे तो भाई क्रिएट मैंने करना ये पड़ेगा। क्वेरी फिर रन तो करा ली ना मैंने, ये देखो इस पे क्लिक करके सारा चला दिया था एक साथ, दोबारा बन गई। नहीं, मैंने टेबल ड्रॉप कर दिया था, तो फिर तो टेबल पूरा ड्रॉप हो गया, तो फिर हमें अगेन वो क्रिएट करना पड़ेगा, फिर तो यूज कर हाँ पाएंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी देखो मैंने वही तो किया था, मैंने ये जब क्लिक किया था ना तो ये सारी की सारी क्वेरी चल गई थी, दोबारा क्रिएट हो गई टेबल। ये देखो ये क्वेरी चली पड़ी है, देखो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय चल पड़ी थी क्वेरी, उसके हाँ। बाद देखो ये फिर से क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, टोटल रन कर दिया सर वापस से पूरा। दोबारा बना लिया मैंने। ओके ओके। हाँ अब ड्रॉप करने के बाद दोबारा बना दिया टेबल, तो अब तो मैं लिख सकता हूँ ना इसमें डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे इंसर्ट के लिए क्या होगा, मैं लिखूंगा इंसर्ट फिर इनटू, इनटू के बाद फिर क्या लिखना होगा, जो भी टेबल है मेरी, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर लिख दो वैल्यूज और ब्रैकेट में उसी सीक्वेंस में वैल्यूज पास कर दो। जैसे पहला था मेरा इंटीजर आईडी, तो लेट से आईडी इज 1 कोमा नेम, नेम कोट्स में लिख दिया मैंने, थर्ड एज, फोर्थ एड्रेस, इसको मैंने क्या कंट्रोल एंटर, तो ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट रिकॉर्ड की क्वेरी थी मेरी एग्जीक्यूट हो गई, एक रिकॉर्ड मेरा टेबल के अंदर जा चुका है, सारी की सारी वैल्यू। बट लेट से मैं सिर्फ स्पेसिफिक 2 कॉलम की वैल्यू डालना चाहता था, बाकी 2 की नहीं, तो इसी को मैं कैसे लिख सकता था, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर मुझे वहां पे फील्ड स्पेसिफाई करने होते, जैसे मैं आईडी कोमा ADD एड्रेस के अंदर ही वैल्यू चाहता हूँ, वैल्यूज आईडी लेट से 5, एड्रेस की वैल्यू लेट से इसको मैंने कंट्रोल एंटर कराया, क्वेरी मेरी चल गई। जैसे मैं 2 बार मेरी क्वेरी चल चुकी है, अभी मुझे डेटा चेक करना, तो सिलेक्ट एवरी फील्ड फ्रॉम एम्प्लॉय क्लिक किया, कंट्रोल एंटर, मेरे टेबल के अंदर देखो ये 2 रिकॉर्ड्स है। दूसरा रिकॉर्ड जो मैंने डाला था उसमें आईडी की वैल्यू डाली थी और एड्रेस की वैल्यू डाली थी, नेम और एज की तो डाली नहीं थी, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या आ गया तुम्हारा, नल, मतलब ब्लैंक वैल्यू के लिए नल आ जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड तो सर हम वापस ऊपर जाके इसमें 5th पे हम वापस चलेगा और वहां पे जाके दोबारा कंट्रोल एंटर कर दिया तो वापस रन हो गया, जो नीचे का भी डेटा है वो ऊपर रन हो जाएगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हाँ ऊपर की पहले नहीं, वापस लिखने के लिए बोल रहा हूँ सर। हाँ, दोबारा जरूरी नहीं कि तुम दोबारा लिखो, ऑलरेडी क्वेरी लिखी हुई, इस पे कंट्रोल किया, यस एंटर किया, बस हो यस गया।
तो ये क्वेरी चल जाएगी। नाइस, ओके सर। सर ये तो सिंगल मतलब आप डेटा वो किया, अगर मल्टीपल मुझे डेटा करना हो तो? भाई उसके लिए पूरी टपल पास करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे अगर तुम पूरा पास करो कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ऐसे मैंने कर दिया तो ये एक और टपल पास हो जाएगी 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 4। ये जैसे थोड़ा बहुत चेंजेस किया, इस पे कंट्रोल एंटर किया तो 2 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट हो गए। तो 2 पहले के थे, 2 अब बाद के, टोटल 4 रिकॉर्ड आ गए। और सर सपोज ऐसे अगर मेरे को हंड्रेड्स ऑफ डेटा डालना है किसी उसमें, तो ये तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी में तो काफी टाइम चला जाएगा। कैसे डालोगे बताओ? वो सर पता है, मैं भाई पूछ डेटा रहा हूँ या तो सर तुम कि मैन्युअली लिख रहे हो ना, सर इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्या बाहर से डाटा, जैसे हम तो क्या एक्सेल क्या शीट में एक्सेल करते थे? फाइल का आ जाता है, एक्सेल और फाइल सर से भी एक बात इंपोर्ट हो और जाता है। बताओ कि जैसे हमने डाटा जो एंटर किया है, अगर पहले हमें रन करना पड़ेगा ना, मतलब अगर स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो हम रन कर ही रहे हैं, जैसे हमने हम्म। डाटा एंटर किया तो उसके बाद एक बार रन करना पड़ेगा ना ये? भाई डेटा एंटर करने के लिए क्वेरी तो हिट होगी। अब तुम समझो, एक बार चीजों को समझना। जैसे कि उसी क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, तुम्हें आंसर अपने आप मिल जाएगा। तुम बोल रहे हो लेट्स सपोज 1000 लाइनों 1000 रिकॉर्ड्स मेरे को डालने हैं, तो 1000 रिकॉर्ड तुम यस, ऐसे या तो मैनुअली लिखोगे, हाँ हाँ, मैनुअली नहीं लिखोगे तो वो 1000 रिकॉर्ड का सोर्स क्या है, ये भी तो देखो ना। अब जैसे मान के चलो बैक एंड पे तुम कुछ भी ऑर्डर करते हो, तुम हम्म, तो कोई भी फूड ऑर्डर करता है, जैसे स्विगी मान लो, ठीक है, ओके, तो स्विगी के अंदर कोई बैक एंड पे डेटा एंट्री ऑपरेटर थोड़ी ना बैठा है कि मोरे यार ऑर्डर आ गया लिख दे इसका, चला हाँ दे हाँ, मेरी रन करा दे, ऐसा तो होता नहीं होगा। वो हम्म, कैसे होता है? आपका डेटा पूरा रहता है उनके पास प्रॉपर, आपने ऑर्डर हाँ, किया, साथ साथ आप चेक भी कर लो आपकी हिस्ट्री कहाँ से, सब कुछ वो यस कैसे शो सर, होगा। इसको करते हैं डेवलपर्स। जैसे जो कोड हम्म, क्रिएट करते हैं ना, कैसे कैसे वर्क करेगा, तो बैक एंड हम्म, किससे कनेक्टिविटी रखते हैं? डेटाबेसेस से। जैसे लेट सपोज तुमने कुछ फूड वूड ऑर्डर किया, उनकी लिस्ट विस्ट ओके, आइटम आइटम सारा कर दिया, तो वो वैल्यूज तुम्हारी कोड के अंदर जाती है, कोड के अंदर ऐसी ही क्वेरी लिखी हुई है उनमें फिल हो जाती है और वो डेटा पे चली जाती है। तुमने जैसे लॉगिन किया वहां से रिट्रीव होकर तुम्हें दिख जाता है, तो पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें ये नहीं कि एक एक रिपोर्ट को कोई एंटर कराता है, ये तो मैं तुम्हें मैनुअली बता रहा हूँ। अब ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस एसक्यूएल को तुम यूज करोगे विद अनदर लैंग्वेज, जैसे लेट सपोज तुम पाइथन से डेवलपमेंट कर रहे हो, तो पाइथन में एसक्यूएल की कनेक्टिविटी आएगी, तो वहां पे जो भी तुम अपना कोड वोड लिखोगे, उसके अंदर जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो सारी की सारी वैल्यू जा सकती है। मतलब ये क्वेरी फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है क्वेरी में। तो ऐसे मैनुअली हम कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं करते। और लेट सपोज तुम्हारे पास, तुम बोल रहे हो डेटा फिर भी एक्सेल फाइल में है, तो एक्सेल फाइल का डेटा सीधा इंपोर्ट भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा सीधा इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट करने के बाद तो पूरा ही एक टेबल बन जाता है। तो यहाँ पे तो मैं तुम्हें जस्ट एक बता रहा हूँ कि इंसर्ट के लिए जो क्वेरी होती है वो कौन सी होती है। मेन यहाँ पे टारगेट 1000 रिपोर्ट्स को करना नहीं है। 1000 की जगह मैं तो 5 लाख रिपोर्ट भी कर सकता हूँ लूप लगा के। जैसे मान के चलो पाइथन में मैं कोड लिख दूं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी बना दूं, और पाइथन में कोड लिख के लूप में चला दूं रैंडम, वो चलता रहेगा, कितना डेटा डालते रहो कितना डेटा डालते रहो। पर डेटा तो वो होता है ना जो यूजर क्रिएट करता है, डेटा कहीं ना कहीं तो वही मैनुअली टाइप होता है। अब उसमें जैसे मान लो कुछ यूजर ने कुछ ऑर्डर किया है, उसने तुम्हारी वेबसाइट के फॉर्म पे फिल डिटेल फिल की है, अगर नहीं भी किया तो कहीं से कुछ सिलेक्ट किया है, तो डेटा जहां से क्रिएट होता है उसको वहीं से उठा के डाल दिया जाए। अब जैसे कोई भी मशीन मान लो, लेट सपोज तुम एक मशीन बना रहे हो, उस मशीन का पूरा रिकॉर्ड ट्रैक करना चाहते हो, जैसे बोतल मेकिंग की मशीन मान लो, बोतल बनाने वाली मशीन, ठीक। तो बोतल बनाने वाली जो मशीन है, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा जनरेट हो रहा होगा, मतलब सेंसर जो दे रहे होंगे, टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था, सारा। अब वो डेटा को, और वो हर एक सेकंड का दे रहा है, तो हर एक सेकंड में थोड़ी ना हम कोई क्वेरी हिट कराएंगे। वो बैकएंड पे वही जुड़ा होता है ना कि वो जैसे डेटा थ्रो करता रहे और डेटाबेस में स्टोर होता रहे, तो उनके बैकएंड पे भी और क्या चलती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली ऑटोमेट करता है।
इंसर्ट क्वेरी समझ में आई? यस यस सर। अब मान के चलो मेरे पास डेटा ऑलरेडी किसी और टेबल में पड़ा हुआ है, उस टेबल का पूरा डेटा इसमें डालना है क्योंकि यही फील्ड है उसमें। उसका हम बोलते हैं एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा पॉपुलेट करना। ठीक, जैसे एक नई टेबल क्रिएट कर दूं मैं, मान लो एक नई टेबल क्रिएट की, उसका नाम मैंने दे दिया employee2। ओके, सेम फील्ड है, कंट्रोल एंटर, एक employee2 टेबल बन गई। अभी तुम employee2 टेबल के अंदर में कोई डेटा चेक करोगे तो उसमें कुछ भी डेटा नहीं है। अब मुझे इसमें वो डेटा डालना है जो एम्प्लॉय के अंदर है, सारा एम्प्लॉय टेबल के अंदर है। मतलब डेटा पॉपुलेट करना चाहता हूं मैं, तो मैं लिख दूंगा इंसर्ट इनटू employee2, insert into employee2, select every field from employee। कंट्रोल एंटर। अब चेक कर लो employee2 के अंदर डेटा आ गया, सारा पॉपुलेट हो गया एक टेबल से डेटा दूसरे टेबल में। ये तरीका पॉपुलेट भी कर सकते हो। डेटा को एक्सेल से इंपोर्ट कर लो, टेबल में बन के आ जाएगा, टेबल से डेटा दूसरी में पॉपुलेट कर दो जिसमें भी तुम्हारा डिजायर रिजल्ट चाहिए। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम एम्प्लॉय और इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। उल्टा हो गया ना ऐसे। हाँ, क्योंकि कमांड हमारी इंसर्ट की चल रही है तो कमांड से स्टार्ट हो गई ना, इंसर्ट की कमांड से स्टार्ट हो गई। ओके, सिलेक्ट क्वेरी का जैसे मैंने आपको बताया, डेटा फेच करने के लिए मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सारा डेटा आ गया, सभी फील्ड की वैल्यू। मैं ऐसे भी लिख सकता था सिलेक्ट, बस नेम की वैल्यू आए फ्रॉम एम्प्लॉय, कंट्रोल एंटर, सिर्फ नेम की वैल्यू ही आई है। ऐसे भी लिख सकता था सिलेक्ट नेम एज एफ नेम या फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम। अब तो यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ रहा है ना, वो क्या लिखा आ जाएगा, फर्स्ट नेम, और डेटा वही आ जाएगा एम्प्लॉयज का सारा। मल्टीपल कॉलम्स उठाने होते तो कॉमा से सेपरेट कर देता, सिलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सिर्फ नेम और एड्रेस की वैल्यू आई, स्टार लगाने से सारे फील्ड की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एक्सेल से जैसे डेटा कॉपी करके टेबल में डालना है तो कमांड, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन तो आता है हमारे पास इंपोर्ट करने का, बट उसमें CSV फाइल के लिए होता है वो, तो हम या तो एक्सेल का डेटा CSV में कन्वर्ट कर दे फिर वहां से कर ले। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे लेट सपोज ये मेरा डेटाबेस है, इसके अंदर ये मेरी टेबल्स हैं, इस टेबल के अंदर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, तो राइट क्लिक करने के बाद टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड आता है। अब यहाँ पे वो पूछता है कि भाई CSV या JSON फाइल होनी चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट, तो वहां पे सिलेक्ट करनी पड़ती है मेरे सिस्टम से CSV या JSON फाइल। और भी देखो ये तो हो गया भाई टूल बेस्ड, क्योंकि ये टूल है ना, बट अगर तुम्हें इसके लिए भी क्वेरीज लिखनी हो तो उनके लिए भी और लेंदी क्वेरीज होती है, उनके भी मैं तुम्हें एक बार आइडिया दे दूंगा। ठीक है,
एक हो गया, अगर मुझे लेट सपोज अब यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस में गुड़गांव दिल्ली 2 बार आ रखा है, मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए, मतलब जो रिकॉर्ड है वो रिपीटिव ना हो, मतलब जितनी यूनिक वैल्यू है वही चाहिए मुझे, तो उसके लिए मुझे डिस्टिंक्ट लिखना पड़ता है। सेलेक्ट PI distinct address from employee दिल्ली गुड़गांव। डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज निकालने के लिए, रिपीटेशन नहीं है लोग, क्योंकि मैंने लिखा था अगर सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय तो सारे एड्रेस की वैल्यूज दिखाता, बट डिस्टिंक्ट वैल्यू चीज ओनली यूनिक। कंडीशन पे भी निकाल सकते हो, तो कंडीशन के लिए वेयर लगा देते हैं, जैसे सिलेक्ट all field from employee, कंडीशन के लिए वेयर लेट्स से ADDR एडर इज इक्वल टू गुड़गांव, जिनका एड्रेस गुड़गांव है सिर्फ वो ही निकलेंगे रिकॉर्ड, कंडीशन बेस्ड। इंसर्ट सर कैरेक्टर डेटा था तो उसको डबल कोट्स में डाला था, ड्यूल कोट्स में स्ट्रिंग डेटा था, इसी वजह से, मतलब जो कैरेक्टर में आता है ना वो स्ट्रिंग बन के जाता, कोट्स लग के। डबल कोट्स। हाँ, लेकिन इसमें गांव में हमें सिंगल, वो कोई दिक्कत नहीं की बात है, सिंगल लगा लो चाहे डबल लगा लो, दोनों स्ट्रिंग ही ट्रीट होती है। ओके, अब देखो तुम्हारी टेबल तो बन गई है ऑलरेडी, उसमें डेटा इंसर्ट करना भी आपको आ गया है। अब ऑल्टर क्वेरी समझना, ऑल्टर क्वेरी क्या काम करते हैं। ऑल्टर का काम होता है मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। जैसे लेट सपोज टेबल तुम्हारी बनी हुई है ऑलरेडी, तुम्हें उसमें एक नया कॉलम और ऐड करना है, नया फील्ड और ऐड करना है, तो उसके लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन ऐड, देन कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। जैसे यहाँ पर मैं एक नया कॉलम और ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें, विच इज आईडी नेम सैलरी मान लो, तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दे दो, जैसे क्या नाम है इस टेबल का, एम्प्लॉय, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कॉलम सैलरी और उसका डेटा टाइप हो इंटीजर। कंट्रोल एंटर, क्वेरी रन हो चुकी है मेरी। मतलब अब आप चेक करोगे एम्प्लॉय में सब कुछ, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, वहां पे एक नया कॉलम और आ गया आपका सैलरी, उसमें वैल्यू तो है ही नहीं क्योंकि और रिकॉर्ड्स की मैचिंग वैल्यू है नहीं, तो वहां पे नल आ गया। अगर एक नल लेवल कॉलम नहीं हो तो कैसे हम ऐड कर सकते हैं? हाँ डाल दो, क्या दिक्कत है। तो उसके लिए तो वैल्यू सर ये तो पर्टिकुलर कॉलम को ऐड करने के लिए अल्टर यूज कर रहा है, बट अगर किसी पर्टिकुलर को हटाना हो वहां से तब कॉलम को। बताता हूँ देखो, उसके लिए क्या होगा, अभी इसमें नल नल दिया हुआ है ना, तो मैं इसको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट सैलरी सेट वैल्यू दिस, तो वो वैल्यू आ जाएंगे। अपडेट क्वेरी यूज होती है, उसके लिए बताऊंगा आगे में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऑर्डर के थ्रू क्या हो गया, तुम्हारा ये ऐड हो गया। लेट सपोज किसी कॉलम को तुम्हें डिलीट करना है, तो तुम क्या करोगे, ऑल्टर
टेबल, टेबल का नेम, अब करोगे यहाँ पे ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम डाल दो, कंट्रोल एंटर, हो गया। अब तुम चेक करोगे नहीं मिलेगा, ड्रॉप। अगर किसी सर कॉलम डिलीट का और ड्रॉप में डिफरेंस क्या है? भाई, डिलीट तुम्हारा रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के काम आता है और ड्रॉप तुम्हारा स्ट्रक्चर को ड्रॉप करने के काम आता है। रिकॉर्ड्स मतलब रो को डिलीट के लिए जब तुम्हारा डिलीट क्वेरी यूज होती है। ओके, डिलीट डीएमएल है और ये डीडीएम है। हाँ डिलीट डीएमएल बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ पे ऑर्डर टेबल मैंने किया ड्रॉप कॉलम, लेट सपोज मुझे किसी कॉलम का डेटा टाइप मॉडिफाई करना है, जैसे एज का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट था, मुझे इसको इंटीजर बनाना है। जैसे डिस्क्राइब करता हूँ अगर मैं एम्प्लॉय टेबल को, तो एज का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, मुझे इंटीजर करना है इसको मॉडिफाई, तो मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई कॉलम एज और इंटीजर उसका डेटा टाइप। कंट्रोल एंटर, क्वेरी चल गई है। अब तुम डिस्क्राइब करो तुम्हारी इस टेबल को, इंटीजर हो गया इसका डेटा टाइप। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को रीनेम करना है, नेम चेंज करना है कॉलम का, तो उसके लिए क्वेरी क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, रीनेम कॉलम, कॉलम का नेम टू, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम COLUMN कॉलम, रीनेम कॉलम, लेट से एज को किससे रीनेम कर देते हैं, एज टू DOB। कंट्रोल एंटर, क्वेरी एग्जीक्यूटेड। अब तुम डेटा चेक करो, एज की जगह वो क्या रखा है, DOB, कॉलम रीनेम हो गया। ओके ठीक है भाई, सीक्वल में आज के लिए फ्री इतना ही कर लो आप। अभी आगे का जो पार्ट है फिर कल पढ़ेंगे, थोड़ा पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल। ओके, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उनको मैं पहले पढ़ाऊंगा। इन जनरल तुम्हारा डेटा टाइप और ऑपरेटर इन पे भी थोड़ा फोकस रखना है। ओके, आज के लिए फिर यही कर लो।